Hello everyone, welcome to Politics की पाठशाला. And today in this lecture number 21, we are going to discuss about the office of Vice President. इससे पहले हमने 20 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं. एक सीक्वेंस में देखेंगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी. ओके, सो अगर आपने देखा नहीं है 20 लेक्चर्स तो आप उसको देख सकते हैं एक सीक्वेंस फॉर्मेट में एंड देन प्रोसीड करें तो ज़्यादा बेटर होगा. इस लेक्चर की एग्जैक्ट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं. सेकंड थिंग बेटर ये होगा कि आप अपने नोट्स हैंड रिटन या डिजिटल जो भी बना रहे हैं एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि ये नोट्स अपने आप में ही लेंदी है. क्या आपको इंट्रो में लिखना है, क्या आपको बॉडी पार्ट में लिखना है, देन वे आउट क्या है, सजेशन क्या है, देन कंक्लूजन में आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे, वो सब आप एक 1 पेजर का शॉर्ट नोट्स बना लें तो लास्ट टाइम आपको इजी हो जाएगा मेमोराइज करने में. जब भी आप रिवाइज करेंगे तो जस्ट आप कीवर्ड्स वही रिवाइज कर लें. इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट के केस में आप 63 64 आर्टिकल देखते हैं, ऐसे एक दो आर्टिकल क्या इंट्रो में आ जाएगा, सो दैट आपका इंट्रोडक्शन और इफेक्टिव हो जाए, उसमें एविडेंस रहे. तो इसलिए कौन सा एग्जाम्पल आप यूज करेंगे बॉडी पार्ट में, तो 3-4 एग्जाम्पल होने चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स में. तो वो सब आपके पास एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में होना चाहिए. रेस्ट मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा. ओके, सो क्या इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं? इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस. ये आ सकता है आपके एग्जाम में, इलेक्शन प्रोसेस एज वेल एज रिमूवल प्रोसेस. अभी तो नई न्यूज में है, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर्स तक 2 साल तक काफी न्यूज में रहा बिकॉज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर धनखड़. उनके अगेंस्ट में रिमूवल प्रोसेस था. तो हम यहाँ देखेंगे इलेक्शन का प्रोसेस, रिमूवल का प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, then we will also go through the most important thing, the role of vice president as chairman of राज्य सभा. क्या उनका रोल है? डिफरेंट एग्जाम्पल से, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से प्रेजेंट एग्जाम्पल तक हम इसको एनालाइज करेंगे कि क्या रोल होता है वाइस प्रेसिडेंट का. एंड देन सम शॉर्टकमिंग लिमिटेशंस हम वो सब डिस्कस करेंगे. क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस में, एंड देन फाइनली वे आउट वे फॉरवर्ड, ये सब हम डिस्कस करेंगे. एंड फाइनल कंक्लूजन एंड लास्टली वी विल लुक एट 1 PYQ एज वेल, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन 2022 में आया था. ठीक, सो ये सारी चीजें हम इसी सीक्वेंस में एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे. आपको भी जो शॉर्ट नोट्स बनाना है जस्ट एग्जैक्ट इसी सीक्वेंस में बनाना है, सो दैट आप एग्जाम में एकदम आपका कॉपी में जो यहाँ नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए जिस फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है. ठीक, सो दैट आपको ज्यादा हार्डवर्क ना करना पड़े, आपको माइंड को ज्यादा मेमोराइज ना करना पड़े, एग्जैक्टली वो ट्रेन रहे उसी वे में उसको रिप्रोड्यूस कर सके एग्जाम में. ओके, सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत यूनिक पोजीशन है इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में. एंड नोवेयर इन द वर्ल्ड, स्पेशली द यूएस एंड यूके, यू विल नॉट फाइंड सच अ पोजीशन. यूएस में आपको नॉमेनक्लेचर तो सेम मिलता है वाइस प्रेसिडेंट, बट दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट. सिमिलरली इंडिया एंड यूएसए में आपको दोनों में प्रेसिडेंट मिलता है, बट देर इज नो कंपैरिजन. उनकी पावर डिफरेंट है, उनका रोल डिफरेंट है, बिकॉज यूएस इज ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो यहाँ यही एग्जीक्यूटिव हेड भी होते हैं और यही स्टेट के भी हेड होते हैं, बट इंडिया में डिफरेंट होता है. सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट जब यूएस में है तो वो एक एग्जीक्यूटिव के इंटीग्रल पार्ट होते हैं, मिनिस्टर्स की तरीके से होते हैं. फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जेडी वांस. ठीक, तो बट बाकी सब चीजें डिफरेंस होती हैं. इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसलिए यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट. यूके वगैरह में आपको एज सच ऐसी पोस्ट मिलती नहीं है. ओके, सो simple introduction, how to start any answer for vice president. Vice president under article 63, this post has been mentioned in the constitution, and under article 63 vice president acts as the custodian of the upper house. He serves as a vital pillar of continuity,
Continuity in case of the death, in case of the resignation of the vice president. This is the continuity within India's parliamentary democracy. So he is an executive backup. सेकंड लाइन चेन में वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं इन केस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक, बिकॉज प्रेसिडेंट का ऑफिस ऐसा होता है कि इवन वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी वैकेंट फॉर वन डे, तो वैकेंसी वहां नहीं हो सकती है, तो इमीडिएटली हम उसको फिलअप करते हैं. वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, बट प्रेसिडेंट का ऑफिस नहीं वैकेंट हो सकता है, इसीलिए हम एक बैकअप प्लान रखते हैं, एंड दैट इज द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. The vice president occupies the second highest constitutional office in the nation under Article 63. He is the ex officio chairman. This word has been mentioned in the Constitution under Article 64. The role blends crucial executive readiness with executive legislative leadership. अगेन सिंपल इंट्रोडक्शन लिखना है, किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट से आपको वैकिंग देनी है तो दो आर्टिकल आप 63 याद कर सकते हैं, 64 याद कर सकते हैं, दैट्स इट. एंड ये दो वर्ड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एंड कस्टोडियन ऑफ द अपर हाउस, इनटू आपका हो जाएगा. कोई भी किसी भी मॉडल का क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट. देन व्हाट आर द बेसिक क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 66? थ्री क्वालिफिकेशन, मेनली दिस थ्री क्वालिफिकेशन are mentioned. One is must be citizen of India, must have completed 35 years age, and must be qualified for election as a members of Rajya Sabha. As a member of Rajya Sabha मतलब आपको कहीं भी एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्टोरेट होना चाहिए, आपको एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए इंडिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में. मस्ट बी क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. ठीक, ये 35 ईयर्स सिमिलर आप देखते हैं यूएस में. यूएसए में भी अगर आपको, बाद में अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको भी 35 ईयर्स का एज मिनिमम क्राइटेरिया है. सो दिस इज द बेसिक क्वालिफिकेशन. एंड द फोर्थ क्वालिफिकेशन इज मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. तो अगर आप लास्ट ईयर का जब इलेक्शन देखते हैं सीपी राधाकृष्णन का, अब सीपी राधाकृष्णन जब इलेक्ट होते हैं तो वो महाराष्ट्र से गवर्नर होते हैं, बट गवर्नर की पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एक्सक्लूडेड है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाभ का पद, मतलब जहां से आपको मॉनेटरी बेनिफिट होए, नहीं भी अगर ले रहे हो तब भी दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. बट गवर्नर की पोस्ट, देन सिमिलरली प्रेसिडेंट की पोस्ट, ये सब, और मिनिस्टर की पोस्ट, ये सब एक्सक्लूडेड है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से. तो पर्सन अगर गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, फिर भी वो पर्सन कंटेस्ट कर सकते हैं. बट द मोमेंट यू विल अज्यूम दिस ऑफिस एज अ वाइस प्रेसिडेंट, द प्रीवियस पोस्ट दैट इज द गवर्नर ऑटोमेटिक विल बी सीज्ड. ठीक, तो वो ऑटोमेटिक सीज हो जाएगी, वो डीम्ड हो जाएगी कि आपने वो रेजिग्नेशन वहां से दे दिया है. ठीक, सो ये बेसिक क्वालिफिकेशन है अंडर आर्टिकल 66. One is must be citizen of India, second must completed 35 years of age, and third qualified as a member of Rajya Sabha. आप registered voter होने चाहिए, and must not hold any office of profit. But governor, president, these posts are excluded from office of profit or minister's post. Election under Article 66. So there is no direct election, indirect election. Election in इनका कैसे होता है under Article 66? So through electoral कॉलेज. अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स कौन होते हैं? एमपीज फ्रॉम लोकसभा, एमपीज फ्रॉम राज्यसभा, बोथ इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड. ऑन द अदर हैंड आप नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं देखते हैं, बट यहाँ ये होते हैं इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड. ये इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं, और ये वोट कैसे करते हैं? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड देन सीक्रेट बैलेट. सो इनका बैलेट ओपन नहीं हो सकता है. ये होता क्या है, ये सिंपल सा इसका मेथड ये है, मैं अगर आपको इसका डिटेल में बताऊं तो ये कैसे वर्क करता है. सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट. ये वर्क कैसे करता है कि सपोज अभी करंटली फॉर एग्जांपल लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 543 प्लस राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 245. इन दोनों को अगर टोटल हम ऐड कर लेते हैं तो कितने हो जाएंगे?
अगेन सीसैट बेसिक। सो टोटल 788 मेंबर्स हैं, बट इनका एक कोटा होता है, वो कोटा अचीव करना होता है। उस कोटा का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला टू अचीव दैट कोटा, टोटल वैलिड वोट्स अपॉन वैकेंसीज +1 ये सिंपल फार्मूला होता है जिसके बेसिस पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल ऑफ रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। टोटल वैलिड वोट्स अगर हम एज्यूम करते हैं कि एक भी सारे के सारे वोट्स वैलिड हैं, कोई भी वोट्स इनवैलिड नहीं है, जबकि बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए आप देखते हैं कि इनकी ट्रेनिंग होती है एक दिन पहले, अदरवाइज बहुत सारे, क्योंकि ये ईवीएम के थ्रू नहीं होता है, सो बैलेट के थ्रू होता है, तो बैलेट के थ्रू में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी पॉलिटिशियन इधर उधर वोट कर देते हैं। तो टोटल वैलिड वोट्स, अगर हम टोटल वैलिड वोट्स यहाँ अज्यूम कर लेते हैं 788 हैं, वैकेंसीज एक ही रहती हैं, सो 1 + 1 इक्वल 788 + 1 by 2 इक्वल टू 395। ये कोटा है, इसी कोटा को अचीव करना है। जो भी पर्सन इस कोटा को अचीव कर ले जाएगा, ही विल बी द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, तो और बाद में ये होता है लिस्टिंग के थ्रू, प्रेफरेंस लिस्ट होती है 1, 2, 3 एंड अगर कोई भी पर्सन फर्स्ट राउंड में इस कोटा को अचीव नहीं करता, तो जो सबसे मिनिमम जिसका वोट है, लीस्ट वोट है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा और उसकी वोटिंग प्रेफरेंस चली जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड में जहां भी वो किया होगा। तो ये प्रेफरेंशियल सिस्टम होता है। एंड सेकंड, ये सीक्रेट बैलेट होता है, अनलाइक राज्यसभा के इलेक्शन में ओपन बैलेट होता है। एंड सीक्रेट बैलेट होने के रीजन से, सीक्रेट बैलेट जब ये होता है तो यही रीजन है कि इसमें आप देखते हैं विप नहीं अप्लाई होता है, विप इज नॉट एप्लीकेबल हियर। ऑन द अदर हैंड जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है, आप उसमें देखते हैं ओपन बैलेट होता है। ठीक, तो यहां विप भी एप्लीकेबल नहीं होता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। बाद में आप इसको सिंपल, जब भी एग्जाम में आए इलेक्शन का प्रोसेस, आप सिंपल ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे, कोई भी सर्कल का कैसे भी, एंड देन आप ऐसे सिंपल सा दिखा देंगे सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं करने का, फार्मूला वगैरह कुछ नहीं लिखने का। इलेक्शन प्रोसेस, अगर आपको आर्टिकल याद रहता है तो 66, दैट्स इट। अगर नहीं भी याद रहता तब भी जस्ट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट, एंड आपको इलेक्टोरल कॉलेज जस्ट पता होना चाहिए कि बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट्स इट। स्टेट का रोल नहीं होता है, एमएलएज पार्टिसिपेट नहीं करते। एंड देन द रिमूवल प्रोसेस अंडर आर्टिकल 67। सो इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, सो किसको रेजिग्नेशन देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको रेजिग्नेशन देंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, सो म्यूचुअल है। एंड he can be removed by Rajya Sabha by passing a resolution with effective majority and agreed by Lok Sabha with simple majority। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है राज्यसभा का, रिमूवल प्रोसेस वाइस प्रेसिडेंट का, although he is not a member of राज्यसभा, सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, बट इनका जो रिमूवल प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा राज्यसभा से, एंड राज्यसभा मस्ट पास द रेजोल्यूशन विथ इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी होती क्या है? कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है तो मैं यही बता ही देता हूं। इफेक्टिव मेजॉरिटी, फॉर एग्जांपल करेंटली देयर आर टोटल 245 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब आप अज्यूम करिए कि 45 मेंबर जो हैं, 45 मेंबर्स इसमें 45 मेंबर्स जो हैं ये वैकेंसी है। किस रीजन से वैकेंसी? मे बी ज्यादा हो जाएंगे 45 मेंबर्स की वैकेंसी। लेट सपोज अगर इसमें 5 मेंबर्स की वैकेंसी, किस रीजन से? डेथ, और मे बी द कैंसिलेशन ऑफ देयर इलेक्शन, और मे बी डिस्क्वालिफिकेशन, कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। अगर ये 5 मेंबर्स वैकेंट हैं, इनकी 5 पोजीशन जो वैकेंट है, तो टोटल अभी स्ट्रेंथ क्या हो गई? इफेक्टिव स्ट्रेंथ 240 होगी। अब 240 का हाफ +1, दैट मीन्स ये हो जाएगा कितना? 220 +1, टोटल 221। ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ है और इसी को हम इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है, ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। देन मेंबर्स ऑफ द हाउस मीन्स देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। इसका क्या मतलब? देन मेंबर्स ऑफ द हाउस उस प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो अब्सेंटी हैं,
absent MPs हैं, ये नहीं कंसिडर होंगे। अगर आप absent हो तब भी आप इंक्लूडेड होगे क्योंकि आप राज्यसभा के मेंबर हो। बट अगर आप कोई भी पर्सन की किसी भी एमपी की डेथ हो गई है, उसका इलेक्शन कैंसिल हो गया, डिस्क्वालीफाई होगा, कुछ भी होगा, ऐसे केस में वो वैकेंसी हो जाती है, वो पोस्ट है ही नहीं, तो वहां हम उसको रिड्यूस करेंगे, माइनस कर देंगे। बट अब्सेंटी इंक्लूड होगी क्योंकि अब्सेंटी तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ में आती है। सो द देन मेंबर ऑफ द हाउस कितने उस टाइम में टोटल मेंबरशिप राज्यसभा की है, उनका हाफ प्लस वन, वी कॉल इट इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक, सिंपल मेजोरिटी तो सिंपल ही होती है, 50% plus 1 present and voting, simple. So he can be removed by Rajya Sabha by passing a resolution with effective majority and agreed by Lok Sabha, just a simple majority, so 50% plus 1. A resolution needs 14 days prior notice. तो ये ग्राउंड हो सकता है कि रिजेक्ट करने का, मोशन को रिजेक्ट किया जा सकता है, अल्दो मोशन किसी भी रीजन से रिजेक्ट किया जा सकता है। सो ये बेसिक रिमूवल प्रोसेस है। उसके बाद वोटिंग होगी इफेक्टिव मेजोरिटी विथ सिंपल मेजोरिटी लोकसभा। यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिस इज एक्चुअली मेंस क्वेश्चन, लेकिन ये रिमूवल प्रोसेस आ सकता है, इलेक्शन का प्रोसेस आ सकता है, तो आप ये दोनों याद रखेंगे तो इजी रहेगा, क्योंकि ये यहाँ यूपीएससी में पूछ सकता है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से काफी डिबेटेबल रहा है। अभी नहीं है, बट यूपीएससी जनरली फिक्स क्वेश्चंस 1 to 3 ईयर्स बिफोर जो न्यूज में रहते हैं उसको भी पिकअप कर लेते हैं, तो यहाँ आप मेमोराइज कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्या इनका रोल है? सो जैसे मैंने बताया कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन अंडर आर्टिकल 64 में आपको ये वर्ड मिलता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली अज्यूम्स द रोल ऑफ चेयरमैन, सो जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। Article 64, incapacity of powers duties are similar to those of the speaker of the Lok Sabha, same role. For example, currently we have the Dr. C.P. Radhakrishnan, current chairperson of Rajya Sabha. Presiding over proceedings, ensures order, regulates debate, maintains discipline. So अगर फेमस एग्जांपल यहाँ लिखते हैं तो we have Vice President Venkaiah Naidu. Vice President Venkaiah Naidu, he was the Vice President between 2017 to 2022. तो इसके बीच में वो थे, एंड ही इंस्टीट्यूशनलाइज द एंटायर डिसिप्लिन इकोसिस्टम कि कैसे डेकोरम हाउस का मेंटेन किया जाए, एंड ही गिव दिस आइडिया ऑफ द 3Ds, डिबेट, डिस्कस, डिसाइड मंत्रा, एंड द कॉइंड मंत्रा डिबेट, डिस्कस एंड डिसाइड, बट डोंट डिसरप्ट द हाउस, पैंडेमोनियम ना क्रिएट कर दो कि रक्कस हो जाए। सो डिबेट, डिस्कस एंड डिसाइड बहुत अच्छा एग्जांपल है, यू कैन कोट इन योर एग्जाम आंसर में ऐसे कि कैसे लीडरशिप का रोल होता है, कैसे सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज, अभी हम और भी एग्जांपल ऐसे देखेंगे। एंड ही इज द फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस, डिसाइडिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, कोई भी मोशन होगा, प्रिविलेज मोशन होगा, रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिमूवल मोशन, बाय द वे रिमूवल मोशन होने होते हैं उस टाइम डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, तो जो वो एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो ऐसे केसेस में कोई भी मोशन होगा, एडमिट, रिजेक्शन की पावर, सिमिलरली टू लोकसभा स्पीकर की तरह इनके पास भी वही पावर होती है। ओके, एंड द फोर्थ रोल इज कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई वोट। तो 1991 में क्या होता है कि 39 वोट से टाई हो जाता है। सो जब 39 वोट से टाई हो जाता है, दिस वाज बेसिकली सीआरपीसी अमेंडमेंट 1991। तो इस केस में वाइस चेयरमैन जो होते हैं ये कास्टिंग वोट करते हैं। इंडिया में आपको कास्टिंग वोट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये आपको नहीं मिलेगा। कास्टिंग वोट ऑफ वाइस चेयरमैन एक बार ये होते हैं 1991 में, अदरवाइज रेयरली, ये डिवाइस रेयरली यूज हुई है, कभी भी कास्टिंग वोट ऐसे जनरली कहीं एग्जांपल आपको रेयरली मिलता है, बट ये यहाँ 1991 में एक मिलता है कि जहां वाइस चेयरमैन इसको यूज करते हैं ड्यूरिंग द सीआरपीसी अमेंडमेंट, जहां वोटिंग 39 पे डेडलॉक हो जाती है। Fifth, committee related powers. So vice president is the ex officio chairman of, for example, business advisory committee. यही business advisory committee होती है जो टाइम एलोकेट करती है, टाइम एलोकेशन for the debate and discussion of any particular matter, acceptance of any particular motion, resolution, और पूरी पार्लियामेंट्री इकोसिस्टम को कैसे टाइम टेबल उसका रेगुलेट करना है। These things are dealt by business advisory committee. Then we have rules committee, then we have general purpose committee. So vice president is the
ex officio chairman. Just because he is the vice president, so he is the chairman of these committees: business advisory committee, rules committee, general purpose committee. एक फेमस एग्जांपल आपको यहाँ मिलता है वाइस प्रेसिडेंट के आर नारायणन. So vice president K.R. Narayanan was very active vice president, and he was the vice president along with the then speaker of Lok Sabha, Mr. Shivraj Patil, who basically institutionalized this idea 17 parliamentary committees for thorough debate discussion. जो matters आए उसका debate discussion हो, तो he was the first person who gave this idea institutionalization of 17 parliamentary committees. तो उनका role strengthen करना, उसको institutionalize करना. So along with the शिवराज पाटिल, the then speaker of लोक सभा, तो उनके साथ में ये इस आइडिया को strengthen करते हैं, institutionalization of the 17 parliamentary committees, maintaining decorum and discipline. Dr. S. Radhakrishnan, the first vice president of India, he had his own personal stature, and because of his scholarly authority and personal stature, he used to intervene in case of any frequent disruption, ruckus in the house, and cool down heated debates, etc. during early 1950s. ठीक. एग्जीक्यूटिव सक्सेशन एंड कंटिन्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको सेकंड या थर्ड नंबर पे भी लिख सकते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी caused by death, resignation, removal and temporary incapacity of president. बट अगर temporary incapacity है तो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करती है कि प्रेसिडेंट उसको ट्रांसफर पावर, अपनी पावर ट्रांसफर करते हैं टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और नॉट. सो इनके सब सिक वगैरह में. सो ये आपको ज्यादा रोल देखने को मिलता था स्टार्टिंग में 1950s में, कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ प्रेसिडेंट यूज्ड टू ट्रैवल अब्रॉड एक्सेट्रा, तो उस केस में डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ड्यूटीज परफॉर्म करते थे. बट अभी ऐसा सच देखने को नहीं मिलता है. नेक्स्ट जो सबसे फेमस केस स्टडी आपको मिलती है वो 1969 में मिलती है. 1969 में कांग्रेस में एक पॉलिटिकल टर्मोइल थी. कांग्रेस में पॉलिटिकल टर्मोइल इस चीज की थी because of the rise of Madam Indira Gandhi and syndicate led by K. Kamraj, the kingmaker. So अब इनमें टसल थी, तो मैडम इंदिरा गांधी चाहती थी कि वीवी गिरी जो है ये प्रेसिडेंट हो, के कामराज या सिंडिकेट पार्टी ये चाहती थी नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट हो. तो बाद में क्या होता है कि बीबी गिरी प्रेसिडेंट होते हैं, बट एक सिचुएशन होती है, देखो कहाँ 1969 में प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ होती है, तो वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम जो थे बीबी गिरी, ये ऑफिस होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट का. बट अब इनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो ये क्या करते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट से. तो फिर से प्रेसिडेंट की भी पोस्ट यहाँ वैकेंट हो जाती है. तो क्वेश्चन ये था कि अब तो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, अब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो ये ऑफिस होल्ड कौन करेगा. तो इस टाइम एक रूल्स बनता है 1969 में कि अगर ये जो चेन है प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी पे वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, अगर ये भी पोजीशन न रहे देन द सीजीआई. बट ये सीजीआई, ये आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, यहीं तक ये आइडिया मेंशन है. ये 1969 में ऐड कर दिया जाता है कि इन केस ऑफ वैकेंसी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट also then the CGI will act as a president. But during this time CGI will not be CGI, वो CGI की पोजीशन से हट जाएंगे एंड वो ओनली और ओनली प्रेसिडेंट ही रहेंगे. ठीक. सो ये जो चेन है कि पहले प्रेसिडेंट, फिर अगर वैकेंसी आती है तो वाइस प्रेसिडेंट, फिर अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो देन सीजीआई. ये सीजीआई आइडिया 1969 में सेपरेट रूल्स के थ्रू ऐड कर दिया जाता है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. ठीक. सो यू विल सी मिस्टर जस्टिस हिदायतुल्लाह टेम्परली एज्यूम्ड प्रेसिडेंशियल ड्यूटीज डेमोन्स्ट्रेटिंग सिस्टम कंटिन्यूटी. तो ये इंपॉर्टेंस होती है कि वाइस प्रेसिडेंट की टू मेंटेन द कंटिन्यूटी, टू मेंटेन द सक्सेशन, एग्जीक्यूटिव सक्सेशन. और बाद में 1969 में इसका रिफॉर्म होता है. Ensuring federal balance, तो राज्यसभा is the federal house, so we call it simple in English
काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये फेडरल हाउस होता है, और अगर ये फेडरल हाउस होता है तो इसमें फेडरल मैटर्स की डोमिनेंसी होनी चाहिए, फेडरल आइडियाज की। तो इनकेस ऑफ जीएसटी बिल वगैरह का डिबेट डिस्कशन होता है जहां फेडरल इंपैक्ट होता है, ऐसे केसेस में यहाँ स्टेट अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये 9th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 4th 5th पॉइंट पर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमेटिक रोल, ट्रैक ऑन डिप्लोमेसी, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। और फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मिस्टर इब्राहिम रईसी, सो आप देखते हैं मिस्टर जगदीप धनखर विजिटेड तेहरान। सिमिलरली जगदीप धनखर also visited during the coronation ceremony of किंग चार्ल्स, यूके। प्रेसिडेंट विजिट करती हैं कब? फ्यूनरल सेरेमनी ऑफ क्वीन, ठीक। तो वो कोरोनेशन सेरेमनी में, तो ये डिप्लोमेटिक रोल भी होता है। आप फ्रिक्वेंटली देखते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ट्रेवल करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में या अदर एशियन कंट्रीज में, सो एक डिप्लोमेटिक रोल भी होता है। सो यहाँ हमने ये रोल डिस्कस कर दिया। रोल में क्या क्या हमने डिस्कस किया, एक बार रिवाइज करते हैं कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, सीपी राधाकृष्णन का एग्जाम्पल, वेंकैया नायडू की 3D पॉलिसी, देन द डिसाइडिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ द मोशन एटसेट्रा, देन वी हैव द कास्टिंग वोट एंड कमिटी रिलेटेड पावर्स, कैसे के आर नारायणन ने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। Then we have the maintaining decorum and discipline, the role of S. Radhakrishnan because of his scholarly authority and personal stature. And then we discussed executive succession and continuity कि 1969 में कैसे ये क्राइसिस होती है, and we created a new law in 1969. And after that ये चेन कैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड देन सीजीआई की होती है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों है, ये आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसको हमने 1969 में रूल्स के थ्रू, एक्ट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट नहीं, नॉर्मल ऐड किया। फेडरल बैलेंस होता है, कैसे फेडरल सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है फेडरल आइडिया को, तो जीएसटी बिल वगैरह का डिबेट डिस्कशन जहां स्टेट्स को एडिक्वेट टाइम अपॉर्चुनिटी होती है टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड आइडियाज। डिप्लोमेटिक रोल में आप ट्रैक ऑन डिप्लोमेसी में जगदीप धनखर को देखते हैं, ही ट्रेवल्ड तेहरान एंड at the funeral ceremony following the death of Iranian President Ibrahim Raisi. Similarly आप देखते हैं कोरोनेशन सेरेमनी वगैरह में अफ्रीकन कंट्रीज में कहीं भी हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं। स्ट्रक्चरल लिमिटेशन क्या है इस ऑफिस की? स्ट्रक्चरल लिमिटेशन ये है कि इलेक्शन प्रोसेस, जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? ओनली पार्लियामेंटेरियंस। अब पार्लियामेंटेरियंस लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। बट अब हम तो एक साइड ये कह रहे हैं कि ये तो राज्यसभा जो है ये रिफ्लेक्ट करता है स्टेट्स को, बट स्टेट्स के एमएलएस का इसमें पार्टिसिपेशन है नहीं। तो ये सो कॉल्ड चैलेंज है। आल्दो ये चैलेंज नहीं है, हमने जबरदस्ती शॉर्ट कमिंग लिमिटेशन लिखना है क्योंकि इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहां हम ऐसे हर एक का इलेक्शन इतना एक्सपैंड नहीं कर सकते। ऑलरेडी हमारे यहाँ डे टू डे इतने इलेक्शन होते हैं, बट अब लिखना है तो लिख ही दिए स्ट्रक्चरल लिमिटेशन। Absence of independent executive authority. So scholars generally criticized कि ये superfluous highness हैं, इनका जिस लेवल में इनका पोजीशन है वाइस प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में, उस लेवल का इनका वर्क नहीं है, उतनी पावर इनका फंक्शन नहीं है। Vulnerable to perceptions of partisan bias. Opposition parties have repeatedly raised concerns over rejections of notices. उनको टाइम नहीं मिलता है। मास सस्पेंशन आप देखते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ Mr. Jagdeep Dhankar when he was vice president 2023 में 46 MPs were suspended by him. तो बाद में इनके अगेंस्ट में रिमूवल नोटिस भी इशू होता है, वो रिजेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द opposition parties did not give 14 days prior notice, but that's a different case. बट मास सस्पेंशन होता है। अब यहाँ प्रॉब्लम यही है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किन का होता है? रूलिंग पार्टी का। अब जब रूलिंग पार्टी का होता है, क्यों रूलिंग पार्टी का होता है? सिंपल सा, क्योंकि उनके वोट ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट पावर में तो इजीली इलेक्ट कर लेती है। इसलिए आपको ये पार्टिजन का रोल यहाँ, पार्टिजन प्रॉब्लम आपको यहाँ देखने को मिलती है इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इन केस ऑफ मनी बिल, सो देयर इज नो सब्सटेंशियल कंट्रोल
by Rajya Sabha on money bill because money bill is a exclusive device, exclusive instrument for लोक सभा और राज्यसभा के पास लेस पावर होती है, मिनिमल पावर होती है और पावर ही नहीं होती टू रिजेक्ट दैट आइडिया, टू रिजेक्ट दैट बिल। तो राज्यसभा के पास ऐसा कोई पावर नहीं होती है रिजेक्ट। हाँ, डिबेट डिस्कशन दैट्स अ डिफरेंट केस। सो यहाँ भी मनी बिल की कंट्रोल करने की पावर राज्यसभा की नहीं होती है। एंड फिफ्थ, ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का ग्राउंड ही डिफाइन नहीं है। एक्चुअली ये आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिस्कस हुआ है। उसके पीछे लॉजिक यही है कि बीइंग अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो लेजिस्लेचर है टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी, हाई अकाउंटेबिलिटी, ये लेजिस्लेटर कंट्रोल होना चाहिए यहाँ जो पर्सन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहा है। इसीलिए हमने इसको बहुत डिफाइन नहीं किया है। और जब डिफाइन नहीं किया है तो इसी का मिसयूज होता है, इसी का मिसयूज होता है, सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल मिसयूज। और बिकॉज द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसमें पार्टीजन का रोल मिलता है। तो कभी कभी वो देखो अपोजिशन पार्टीज को चांस नहीं देते हैं और उनके नोटिस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मोशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस केस में पॉलिटिकली और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है। इसलिए ये ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल को थोड़ा सा डिफाइन करने की जरूरत भी है। सजेशन टू रिफॉर्म डीपॉलिटाइजेशन ऑफ द ऑफिस, वही अगेन ड्यूरिंग द सस्पेंशन एंड डिफेक्शन द ऑफिस शुड एक्ट नॉन पार्टीजन, ट्रांसफर द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस अंडर 10 शेड्यूल to an independent tribunal or election commission of India. This suggestion was given by second ARC as well as दिनेश गोस्वामी कमेटी कि जो जब आप 10th शेड्यूल अप्लाई कर रहे हो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसमें नॉन पार्टिजनशिप मेंटेन रहे, इसके लिए आपको एक ट्राइब्यूनल या ये डिसीजन ईसीआई ले सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रदर देन आप इसको वाइस प्रेसिडेंट को देते हो तो मिसयूज होता है। सिमिलरली इन केस ऑफ स्पीकर आप देखते हैं लोकसभा में, वहां भी इसका हाईली मिसयूज होता है, ग्रॉस वायलेशन। सो आप इसको एक सेपरेट बॉडी, सेपरेट कमिटी, सेपरेट ट्राइब्यूनल और ईसीआई को दे दो ये पावर टू डिस्क्वालीफाई। सस्पेंशन में भी प्रॉब्लम, सस्पेंशन में प्रॉब्लम है। सस्पेंशन होता कैसे? सस्पेंशन लोकसभा में तो जस्ट बाय नेमिंग द पर्सन, अगर स्पीकर ने कोई भी पर्सन पेंडेमोनियम और रकस क्रिएट कर रहा है, इस सिचुएशन में जस्ट लोकसभा स्पीकर पर्सन का नेम लेते हैं, द पर्सन इज सस्पेंडेड, एमपी इज सस्पेंडेड। बट राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा के केस में ये पावर होती है राज्यसभा मेंबर्स के पास, और ये मेंबर्स बेसिकली मोशन इशू करते हैं एंड देन वोटिंग होती है, देन कोई पर्सन राज्यसभा में सस्पेंड होता है। सो ये डिफरेंट होती है राज्यसभा के केस में, बट लोकसभा के केस में ऐसा नहीं होता है। रिमेनिंग टेन्योर के लिए राज्यसभा लोकसभा में क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं मेंबर्स। देन हैव ए क्लियर ग्राउंड्स एंड स्ट्रिक्टर थ्रेशोल्ड फॉर रिमूवल। तो फॉर एग्जांपल आप उसको डिफाइन कर दो, जैसे आप या कोई ऐसी इंक्वायरी वगैरह की कमेटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वी हैव द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए, और या कुछ ऐसा ग्रेडेड आइडिया होना चाहिए, रेदर देन कि जस्ट आप रिमूव ही कर रहे हैं, रिमूवल मोशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा ग्रेडेड मैकेनिज्म होना चाहिए। ब्रॉडनिंग द इलेक्टोरल कॉलेज इंक्लूड्स एमएलएस टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअल फेडरल आइडिया, ठीक है, तो जो कि स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करें। एंड देन द codifying parliamentary discretion, frame objective codified rules within Rajya Sabha, rules of procedure for the admission of urgent debates and MP suspensions, इन सबका एक प्रॉपर रूल्स होना चाहिए एंड डिफाइन होना चाहिए ऑब्जेक्टिव मैनर में। क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर्ड नॉन डिस्क्रिशनरी मैकेनिज्म फॉर एडमिटिंग नोटिसेस रेज्ड बाय द अपोजिशन टू रिमूव द पार्टीजन परसेप्शन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, अपोजिशन हमेशा इसी परसेप्शन में है कि ये इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ रूलिंग पार्टी, तो न्यूट्रलिटी की ही इशू रहती है इसमें, तो ये प्रॉब्लम है। एक्सपर्ट्स बिलीव वाइस प्रेसिडेंट शुड बी द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल, रिवर डिस्प्यूट, रिवर वाटर डिस्प्यूट, अब ये सब फेडरल इशूज हैं, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हैं। ऐसे केसेस में अगर इसके चेयरपर्सन वाइस प्रेसिडेंट हो तो ये फेडरलिज्म को, ट्रू फेडरलिज्म को रिफ्लेक्ट करेगा।
तो फॉर एग्जांपल आप कुछ स्कॉलर्स जब देखते हैं कि ग्रैनविल ऑस्टिन वगैरह ये डिबेट करते हैं कि हम इसमें चेयरपर्सन वाइस प्रेसिडेंट को कर दें। अब हम यहाँ आते हैं कंपैरिजन विथ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट से जब कंपेयर करते हैं, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक्सेप्ट नॉमेनक्लेचर बहुत कुछ ऐसा मैच नहीं करता है। सो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट को भी 3 क्वालिफिकेशन होती हैं। वो 3 क्वालिफिकेशन कौन सी हैं? फर्स्ट 35 ईयर्स एज, इंडिया में भी आपको मिनिमम 35 ईयर्स एज मिलती है। एंड देन द नेचुरल बॉर्न सिटीजन, यूएस सिटीजन्स, एंड a resident of the US for at least 14 years। ये बेसिक क्वालिफिकेशन यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की होती है। बट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सक्सेशन ये कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इंडिया में जो सक्सेशन होता है वो प्रेसिडेंट का अगर डेथ होती है, रेजिग्नेशन होता है, रिमूवल होता है, तो इमीडिएट इलेक्शन होता है एज सुन एज पॉसिबल। बट इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंट का ऑफिस एज्यूम कर सकते हैं, नॉट मोर देन दिस। बट यूएस में ऐसा नहीं होता। जो सक्सेशन होता है वहां वाइस प्रेसिडेंट इन केस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द डेथ ऑफ मिस्टर ट्रम्प और रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर ट्रम्प, जेडी वॉन्स जो हैं वो रिमेनिंग टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनेंगे। सेकंड, एग्जीक्यूटिव स्टैंडिंग एंड कैबिनेट रूल। सो जेडी वॉन्स कोर मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं, जो जहां जो व्हिच इज हेडेड बाय बेसिकली द प्रेसिडेंट। बट इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव के कोर मेंबर्स होते हैं हु पार्टिसिपेट्स इन कैबिनेट मीटिंग्स, डिसीजंस एंड डिस्कशन, बट नॉट इन इंडिया। सो इनका जस्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के। थर्ड, इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्टोरल कॉलेज। ये इलेक्टोरल कॉलेज हमने यहाँ डिस्कस किया। इंडिया में कैसे होता है? इंडिया में ऐसा होता है कि बोथ नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट, ये सब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये सब होता है। बट यूएस में ऐसा नहीं। यूएस में डायरेक्ट टिकट अलोंग विद द प्रेसिडेंट, उन्हीं के साथ नेम आता है और उस पर वोटिंग होती है इलेक्टोरल कॉलेज की, जो कि 538 इलेक्टोरेट्स हैं। वहां इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं, और इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, ठीक। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब यहाँ हो जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ टोटल 270 वोट चाहिए टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। तो जेडी वॉन्स को 270 मिनिमम वोट चाहिए। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में भी हम देखते हैं कि कैसे इलेक्टोरल कॉलेज का कंपोजिशन होता है, जो कि डिफरेंट होता है कंप्लीटली। और ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है यूनाइटेड स्टेट्स में अलोंग विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और उन्हीं की ज्वाइंट टिकट से ही वो प्रोसेस होता है थ्रू पॉपुलर वोट, ठीक, वाया द डेडिकेटेड इलेक्टोरल कॉलेज। वही जो 538 इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं उन्हीं के थ्रू। मेथड्स ऑफ रिमूवल, रिमूव्ड ओनली वाया फॉर्मल कांग्रेशनल इम्पीचमेंट, 2/3 मेजॉरिटी होती है, उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। एंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ट्रेजन, ब्राइबरी एंड अदर हाई क्राइम्स एंड मिसडेमनर्स। बट इंडिया में देयर इज नो डिफाइंड ग्राउंड्स यू विल फाइंड, एंड टू रिमूव इट वी नीड इफेक्टिव मेजॉरिटी इन राज्यसभा एंड सिंपल मेजॉरिटी इन लोकसभा। अपर हाउस प्रिसाइडिंग एंड कास्टिंग रूल। सो यूएस में वाइस प्रेसिडेंट फ्रीक्वेंटली कास्टिंग वोट यूज करते हैं, क्योंकि वो जो है गवर्नमेंट की साइड से होते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट आल्सो इज द हेड ऑफ चेयरपर्सन ऑफ सीनेट। सिमिलरली इंडिया में आप जब देखते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट क्या है? चेयरपर्सन है राज्यसभा के। तो यहाँ भी ये होते हैं सीनेट के। अब ये गवर्नमेंट की साइड से डायरेक्टली आ रहे हैं, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीनेट में, तो यहाँ फ्रीक्वेंटली टसल होती है, तो ये जनरली कास्टिंग वोट का यूज करते हैं। बट इंडिया में कास्टिंग वोट्स आपको रेयरली यूज होती है। तो एक ही मैंने बताया कि कैसे वाइस चेयरपर्सन यूज करते हैं 1991 में सीआरपीसी के अमेंडमेंट में, जब 39 का डेडलॉक हो जाता है। अदरवाइज इंडिया में ये डिवाइस रेयरली यूज होती है, बट यूएस में फ्रीक्वेंटली यूज होती है। तो 3-4 थिंग आपको याद करनी है कि कैसे क्वालिफिकेशन डिफर करता है। तो 35 ईयर्स सिमिलर एज है सिमिलरली, बट वहां यूएस बॉर्न सिटीजन होने चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम ईयर्स 14 ईयर्स का रेसिडेंट। इंडिया में कोई भी हो सकता है। एंड देन रिमेनिंग टेन्योर के लिए बनते हैं। इंडिया में रिमेनिंग टर्म नहीं, मैक्सिमम 6 मंथ। एंड एज सुन एज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होगा
तो हट जाएंगे। एंड देन द एग्जीक्यूटिव स्टैंडिंग कमेटी रोल, कोर मेंबर होते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के, डायरेक्ट टिकट होता है अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट, उसी के साथ इनका इलेक्शन होता है थ्रू डेडिकेटेड इलेक्टोरल कॉलेज, 530 वोटर्स जहां होते हैं एंड 270 उनकी मार्क होता है मैक्सिमम जो उनको अचीव करना होता है। मेथड्स रिमूवल का 2/3 मेजोरिटी चाहिए कांग्रेस में, बट इंडिया में आपको देखते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा में, सिंपल मेजोरिटी लोकसभा में, एंड यहाँ कास्टिंग वोट वगैरह का थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड फाइनल द सिंपल कंक्लूजन अंडर Article 63 to 71, deliberately we have crafted this idea vice president as a dual-hatted constitutional dignity, an ex officio federal moderator in the Rajya Sabha under Article 64. It is the office itself is very dormant executive reserve system, backup plan hai in case of the death, resignation, removal of president, to prevent the office from lapsing into what academic discourse often critiques as a superfluous highness, कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका तो इंपॉर्टेंस हमने मेंशन किया है, बट उतनी एक्चुअल में पावर फंक्शन इसकी है नहीं। रिफॉर्म्स मस्ट फोकस ऑन इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट रादर देन स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम इसका सिस्टम बहुत एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं बाय कोडिफाइंग, बट हम इसमें जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है, पार्टीजन का इशू है, उसको नॉन पार्टीजन बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन ऑफ दोज मोशंस, नोटिसेस बाय द अपोजिशन पार्टीज, तो उन समय हम थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ले आ सकते हैं। एंड फॉर दैट वी नीड कोडिफिकेशन, कोडिफाइंग ऑब्जेक्टिव प्रोसीजरल रूल्स फॉर द अपर हाउस राज्यसभा। 2022 में एक PYQ आता है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जैक्टली सेम फैशन में आपको लिखना है, डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। 150 वर्ड्स, 2 पेजर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। एग्जैक्टली आपको सेम इंट्रोडक्शन लिखना है, यहाँ हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया इसलिए हम उसको कंप्लीटली डिस्कस नहीं करेंगे। आपको सेम एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, कस्टोडियन ऑफ द अपर हाउस, दीज 2 आर्टिकल्स, दैट्स इट, सिंपल इंट्रोडक्शन। और क्या है इसमें क्वेश्चन में, डिस्कस द रोल हमने डिस्कस किया है, ये 7-8 रोल तो हमने यहाँ ये डिस्कस कर दिए हैं। अब जस्ट इसमें 5 पॉइंट जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जस्ट आप उसको पिकअप करके एक एक एग्जाम्पल आप पुट कर दो, दैट्स इट। एंड फाइनली छोटा सा चैलेंजेस एंड सजेशन टू रिफॉर्म दिस पोजीशन। सजेशन में आप 4 पॉइंट लिख देना, चैलेंजेस में आप पूछा नहीं है तो एक बॉक्स में कहीं साइड में ऐसे करके 3-4 पॉइंट लिख देना। एंड फाइनली प्रॉपर कंक्लूजन, ये एग्जैक्ट कंक्लूजन, दैट्स इट। तो सजेशन में आप 4 पॉइंट लिख देना, और जो चैलेंजेस डायरेक्टली पूछा नहीं गया उसको इनडायरेक्टली आप एक छोटा सा माइक्रो डायग्राम, चैलेंजेस को एक छोटा सा माइक्रो डायग्राम के थ्रू, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया कि छोटा सा माइक्रो डायग्राम, 3 चैलेंजेस, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, 4 चैलेंजेस लिखोगे तो स्पेस ही नहीं आएगा, तो 3 ही लिखने का, एंड 4 सजेशन लिख देने का, एंड फाइनली प्रॉपर कंक्लूजन, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस टॉपिक द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप एक अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं। सो अब यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड डे।